नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और पीएम मोदी के संबोधन को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां देश को गौरवान्वित करने वाला बताया, वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तंज कसा और साथ ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी पीएम मोदी के बयान के बहाने यूपी और असम के सीएम को घेरा है। नेता और राज्यसभा सांसद ने पीएम मोदी के संबोधन को तंज कसा है और इसको लेकर चिदम्बरम ने ट्वीट भी किया और पीएम मोदी के संबोधन के दौरान कुछ ही सीटें भरी हुई थी और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के संबोधन के बाद किसी ने ताली भी नहीं बजाई। और वहीं चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा, जब पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया तो मुझे बहुत निराशा हुई कि कुछ ही सीटें भरी हुई थी और इससे भी ज़्यादा निराशा तब हुई जब किसी ने ताली भी नहीं बजाई। और उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन गड़बड़ा गया। और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट में लिखा कि बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बताया और मुझे उम्मीद है कि योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा सुन रहे होंगे। और वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का बिना नाम लिए खूब खरी खोटी सुनाई और पीएम मोदी ने कहा कि जो भी आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी समझना होगा कि ये उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। और वहीं अफगानिस्तान के हालातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें इसके लिए भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई भी देश वहां की नाजुक स्थितियों का अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 28,326 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 260 कोरोना संक्रमितों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं 24 घंटे में 26,032 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि 2,034 एक्टिव केस बढ़ गए। और केरल में शनिवार को कोविड-19 के 16,671 मामले सामने आए और वहीं 120 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 46,13,964 हो गई और वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 24,248 पर पहुंच गई। और वहीं जिले में सबसे ज़्यादा 2,500 नए मामले सामने आए और इस बीच शनिवार को राज्य में 14,242 मरीज संक्रमित मुक्त भी हुए हैं और जिसके बाद कुल स्वस्थ होने वाले उस लोगों की संख्या बढ़कर 44,23,772 हो गई। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,36,52,000 लोग संक्रमित हुए और इनमें से 4,46,918 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं अच्छी बात यह है कि अब तक 3,29,02,000 लोग ठीक भी हुए हैं और देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 3 लाख है और कुल 3,03,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। और वहीं बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान गुलाब के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों की ओर बढ़ने की चेतावनी दी गई है और इन दोनों राज्यों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और इन दोनों राज्यों के कई जिलों में अगले 3 दिनों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और इसे लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी किया है। उड़ीसा में ODRF की टीम भेजी गई है और साथ ही NDRF की भी टीमों को भी भेजा गया और वहीं NDRF ने उड़ीसा आंध्र प्रदेश में 18 टीमों को तैनात किया गया। सरकार ने बचाव दलों को संवेदनशील इलाकों में भेजा और अधिकारियों से निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने को कहा है। और वहीं उड़ीसा आपदा कार्य बल के 42 दलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 24 दलों के साथ दमकल कर्मियों को 7 जिलों में भेजा गया है। वहीं दिल्ली के एक घर की दहलीज पर रखा था फूलों का गुलदस्ता और एक एनवलप और एनवलप को खोलते ही उस नौजवान के होश उड़ गए। और आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस एनवलप में क्या था और किसने रखा था गुलदस्ता और एनवलप।
तो वहीं आपको बता दें कि एनवलप में एक पेन ड्राइव रखी थी और साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था कि पेन ड्राइव में आपकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अश्लील वीडियो है और अगर 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पेन ड्राइव में वीडियो देखकर युवक की नींदें उड़ गई और क्योंकि चिट्ठी में जो लिखा था वो सच था, दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामले की जांच शुरू की और इस दौरान ब्लैकमेलर ने पीड़ित को 10 लाख रुपए लेकर लक्ष्मी नगर इलाके के फ्लाईओवर के नीचे पहुंचने के लिए कहा और पुलिस ने फ्लाईओवर के नीचे ट्रैप लगाया और जब ब्लैकमेलर पैसों से भरा बैग उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था तभी पुलिस ने धावा बोल दिया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम समीर जौहरी है और समीर ने पूछताछ में बताया कि वो पीड़ित युवक का दोस्त है और साल 2020 में जब दोनों कनॉट प्लेस के एक कैफे में बैठे थे तब पीड़ित ने समीर का लैपटॉप इस्तेमाल किया था। उस दौरान वो अपना ईमेल लॉग आउट करना भूल गया, जिसके बाद आरोपी समीर जौहरी ने इसके ड्राइव से कुछ वीडियो डाउनलोड कर लिया और आरोपी समीर ने पुलिस को बताया कि उसके ऊपर इन दिनों काफ़ी कर्जा था और वो बेहद लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन था। इसी के चलते उसने अपने दोस्त को ब्लैकमेल करने की साजिश रची। राजधानी दिल्ली में 6 जिलों की कमान अब महिला आईपीएस के हाथों में होगी और वहीं शनिवार को दिल्ली पुलिस में करीब 30 से ज़्यादा अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसमें स्पेशल कमिश्नर से लेकर डीसीपी और एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी शामिल थे। जो नया आदेश आया उसके मुताबिक दिल्ली में 15 जिलों में से 6 जिलों की कमान महिला अधिकारी के हाथ में होगी। दरअसल पहले से ही दिल्ली पुलिस के 3 जिलों की कमान महिलाओं के हाथों में थी और शनिवार को जब नई सूची आई तो 3 और जिलों की कमान महिला अधिकारियों को दे दी गई है। जिन 3 नई महिला अधिकारियों के जिले की कमान सौंपी गई है उसमें सेंट्रल दिल्ली की डीसीपी जसमीत सिंह की जगह आईपीएस श्वेता चौहान को लगाया गया, जबकि सिक्योरिटी से आईपीएस विनीता मैरी को साउथ जिले की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा साउथ ईस्ट जिले से आरपी मीणा की जगह ईशा पांडे को लगाया गया और वहीं इससे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट जिले की कमान उषा रंगनानी के हाथ में थी और वहीं वेस्ट जिले की कमान उर्विजा गोयल संभाल रही थी और ईस्ट दिल्ली जिला प्रियंका कश्यप के पास था। और वहीं आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में स्पेशल सेल में 3 डीसीपी हैं, लेकिन अब इस तबादले के बाद सेल में 6 डीसीपी होंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार बढ़ते क्राइम को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन क्राइम लगातार बढ़ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसी को रोकने के लिए कदम उठाए गए। साइबर सेल के डीसीपी अनियेश रॉय सीपी सचिवालय में डीसीपी 1 होंगे और उनकी जगह डीसीपी केपीएस मल्होत्रा को साइबर सेल की कमान दी गई है। केरल इस समय कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और कोविड के बढ़ते मामलों के चलते केरल सरकार ने यहां कोविड-19 की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कहा कि राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और बार में उन्हीं लोगों को आने की इजाजत होगी जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे और साथ ही राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार में काम करने वाले लोगों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल 18 साल से कम उम्र के लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये नियम इन पर नहीं लागू होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार 50% की क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान इन जगहों पर एसी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। वेंटिलेशन के लिए खिड़की दरवाजे खुले रखना अनिवार्य होगा और इसके अलावा राज्य में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूलों को भी खोलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि यहां आने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य होगा। और वहीं आपको बता दें कि केरल में लगभग
91% आबादी को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है और राज्य सरकार ने इससे पहले वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाए बिना या आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना लोगों के आवाजाही पर रोक लगा रखी थी और इस आदेश को अब वापस ले लिया गया। और साथ ही सरकार पहले ही राज्य में स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर पिछले हफ्ते ऐलान कर चुकी है और यहाँ 1 नवंबर से दोबारा स्कूलों को खोला जाएगा, जिसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। केरल में शनिवार को कोविड के 16,671 नए मामले सामने आए, जबकि 120 लोगों की मौत हो गई। पिछले हफ्ते देश में सामने आए कुल केस में से 72.73% केरल से रिपोर्ट हुए थे और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मुताबिक भारत के 33 जिले ऐसे हैं जहां केस पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा और ये 33 जिले केरल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में है और इनमें से सबसे ज़्यादा जिले केरल में है और कोविड के सबसे ज़्यादा एक्टिव केस भी केरल से ही आ रहे हैं। और वहीं केरल में 1,61,596 एक्टिव केस हैं, जो कि कुल एक्टिव केस का 53.57% है।